हमने लास्ट सेशन में पढ़ा रिसोर्सेज एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिसोर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, यानी रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिसोर्सेज नेचर का ह्यूमन को एक प्रेशियस गिफ्ट है जिसके बिना ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। रिसोर्सेज नेचर का ह्यूमन को एक प्रेशियस गिफ्ट है जिसके बिना ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और वो होगा भी कैसे। आप समझिए कि अगर आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। लाइक आपको रोड्स बनाने पड़ेंगे, आपको ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, आपको बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, और इन सभी के लिए आपको रिसोर्सेज की नीड होगी। लाइक मेटल्स, स्टोन्स, सीमेंट, सैंड, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए आपको मेटल्स एंड मिनरल्स की नीड होगी। तो इसीलिए ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट बिना रिसोर्सेज के पॉसिबल नहीं है। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास में है वो तो हमारी प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है, मगर अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप करें, ठीक है, तो उसके लिए हमें और रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा। तो ह्यूमन क्या करता है, अपने डेवलपमेंट के गोल डिसाइड करता है और उसके लिए वो रिसोर्सेज को फाइंड करता है, रिसोर्सेज को ढूंढता है, और जिससे कि वो डेवलपमेंट कर पाए। और जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है वो अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिसाइड करता है। इस तरीके से ह्यूमन लगातार नए नए रिसोर्सेज को ढूंढता रहता है जिससे कि वो डेवलपमेंट करता जाए। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक लगातार प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो ख़त्म क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ह्यूमन की नीड्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन चाहता है कि वो और डेवलपमेंट करे। क्योंकि जब वो चाहता है कि वो लगातार डेवलपमेंट करता रहे तो उसके लिए उसको लगातार नए नए रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ये समझिए कि इनिशियली ह्यूमन जो था वो एनिमल्स का यूज़ करता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि सफिशिएंट था, मगर ह्यूमन को तो करना था डेवलपमेंट। तो उसने गैसोलीन को डिस्कवर किया, मतलब पेट्रोल एंड डीजल को, और उसने ऐसे व्हीकल्स बनाए जो कि पेट्रोल एंड डीजल पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन और रिसोर्सेज को डिस्कवर कर रहा है जिससे कि वो और डेवलपमेंट कर पाए, लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले व्हीकल, जिससे कि वो और डेवलपमेंट कर पाए। तो जो ह्यूमन है वो लगातार रिसोर्सेज को डेवलप करता रहता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मगर ये सिर्फ बेनिफिशियल नहीं है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के कुछ डीमेरिट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं? तो जी हाँ, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के कुछ डीमेरिट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जिसमें फर्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कुछ लालची लोग अपनी ओवर एम्बिशियस नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। मगर हमें ये बात समझनी चाहिए कि कई रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल है। इट मीन्स वंस दे गॉन फॉर एवर। इट मीन्स अगर वो एक बार चले गए तो वो चले गए, हम उसे वापस नहीं पा सकते। सेकेंड डीमेरिट है आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जनरली रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इट मीन जिन लोगों के पास या कंट्रीज के पास रिसोर्स ज़्यादा है वो रिच, पावरफुल एंड डेवलप्ड है, एंड जिन कंट्रीज एंड लोगों के पास रिसोर्सेज कम है वो बैकवर्ड एंड पुअर है। एंड थर्ड है हमारा नेचुरल हैजार्ड। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स कारण है नेचुरल हैजार्ड्स का, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना, और ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जो कि एमिट होती है गैसोलीन एंड कोल के कंबशन से। सेकेंड है ओजोन लेयर का डिप्लीट होना। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में है और ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली यूवी रेडिएशन, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। एंड थर्ड है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एंड फोर्थ है लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड का डिग्रेड होना, यानी उसकी फर्टिलिटी का या उसकी क्वालिटी का गिरना। तो ये थे हमारे रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट के डीमेरिट्स।
तो क्या ये जरूरी है कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में ये नेगेटिव इंपैक्ट्स, ये डीमेरिट्स ही हो, या ये भी पॉसिबल है कि हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी कर ले और ये नेगेटिव इंपैक्ट्स या डीमेरिट्स भी ना हो? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी कर ले और ये नेगेटिव इंपैक्ट्स एंड डीमेरिट्स भी ना हो। उसका सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट नीड्स विदाउट डैमेजिंग द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ रिसोर्स। इट मींस अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करना बिना उस रिसोर्स के फ्यूचर पोटेंशियल को डिस्टर्ब करे, यानी रिसोर्सेज का इस जस्टिफाई मैनर में यूज करना जिससे कि वो प्रेजेंट के लिए भी अवेलेबल हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म तक चलते हैं और दूसरा फायदा यह है कि रिसोर्सेज से होने वाला पॉल्यूशन भी कम होता है। आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ चुका होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें रिसोर्सेज को प्रेजेंट जनरेशन भी यूज करे और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज कर पाए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मगर प्रॉब्लम यह है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स प्लानिंग एक 3 स्टेप प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, यानी इससे हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसका पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन, मैपिंग एंड सर्वेइंग का, जिसमें हम रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन, मैपिंग एंड सर्वेइंग करते हैं, जिससे हमें रिसोर्सेज की अवेलेबल क्वांटिटी एंड क्वालिटी का पता पड़ता है। इसका सेकेंड स्टेप है रिसोर्सेज के लिए प्रॉपर स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना, जिससे कि हम उनका यूटिलाइजेशन कर पाए। एंड थर्ड स्टेप होता है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए जो हमने प्लानिंग करी है उसे यूज़ करना कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रिसोर्स डेवलपमेंट का जो अल्टीमम गोल है या अल्टीमम एम है वो ये है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि जो कंट्री डेवलप होगी उसके रिसोर्सेज भी डेवलप होंगे। तो थर्ड स्टेप पे हम हमारी प्लानिंग को यानी रिसोर्स प्लानिंग को यूज़ करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की, तो रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। फर्स्ट, इससे अवेलेबल रिसोर्सेज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी का एस्टीमेट मिलता है। सेकंड, इससे हम रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम कर सकते हैं। एंड थर्ड, इससे हम रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम कर सकते हैं, जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, मगर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कंजर्वेशन है क्या, यानी टर्म कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या किसी चीज़ को बचाना, और यही मतलब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू बी गेट रिन्यूड। वापस सुनिए, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू बी गेट रिन्यूड। इट मीन रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली यूज करना और उन्हें इतना टाइम देना जिससे कि वो रिन्यू हो पाए, जिससे कि आगे आने वाली हमारी जनरेशन्स भी उसे यूज कर पाए। तो बेसिकली इसके अंदर एक बैलेंस बनाया जाता है कंजम्पशन और रिन्यूअल के बीच में। मतलब जिस रेट से नेचर रिसोर्सेज को रिन्यू करती है उसी पेस में हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें या कंज्यूम करें। इट मीन्स इसके अंदर एक बैलेंस बनाया जाता है जिससे कि हम रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म यूज कर पाए। किस चीज़ के बीच में बैलेंस बनाया जाता है? यानी हमारी कंजम्पशन और नेचर के रिन्यूअल के बीच में, यानी जिस रेट से नेचर रिन्यू कर रही है उसी रेट से हम कंज्यूम करें जिससे कि हम रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म यूज़ कर पाए। तो आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब समझ में आ चुका होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली, यानी रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना, एंड गिविंग देम टाइम, यानी उन्हें टाइम देना, टू बी गेट रिन्यू, जिससे कि वो रिन्यू हो पाए। इससे हम रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे व्यूज ऑफ महात्मा गांधी ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पर।
महात्मा गांधी सिर्फ एक नेशनल लीडर नहीं थे, बल्कि वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। भाई वो कैसे? बिकॉज ही न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी देश की तरक्की के लिए रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को। According to Gandhi ji, there is enough resources for everybody's need, but not for everybody's greed. It means nature के पास इतने resources है कि वो हम सबकी needs को fulfill कर सकती है, क्योंकि हमारी needs limited है, मगर वो हमारी greeds को fulfill नहीं कर सकती, क्योंकि human की greed unlimited है। तो गांधी जी global warming, land degradation and environmental pollution जैसी जो major problems है, इन सब का कारण modern technology and human selfishness है। उनके अकॉर्डिंग हम लोगों को मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस पे फोकस करना चाहिए। मास प्रोडक्शन जो है वो कारण है रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन का, क्योंकि जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, मगर जब हम प्रोडक्शन बाय मासेस करेंगे तो उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये थे गांधी जी के व्यूज ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। उनके अकॉर्डिंग नेचर में इतने रिसोर्सेज है कि वो हम सब की नीड्स को फुलफिल कर सकती है, बट हमारी ग्रीड्स को नहीं। एंड जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, भले वो ग्लोबल वार्मिंग हो या लैंड डिग्रेडेशन हो, उन सब का कारण मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन सेल्फिशनेस है। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन बाय मासेस पे इंस्टीड ऑफ मास प्रोडक्शन के। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उठाए गए सबसे बड़े स्टेप की, यानी 1992 में ब्राजील में हुए रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की, जिसे यूएन के एक ऑर्गन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी यूएनसीईडी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। 1992 के रियो डी जेनेरियो के इस अर्थ समिट का एम था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस टाइम तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्लोबल लेवल के इश्यू बन चुके थे, इसीलिए यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने एजेंडा 21 इशू किया। मगर एजेंडा 21 है क्या? एजेंडा 21 को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एजेंडा होता क्या है। तो टर्म एजेंडा का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ मैटर्स और इश्यूज दैट इज टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग, यानी एक मीटिंग के अंदर जो भी मैटर्स और इश्यूज डिस्कस किए जाने हैं उसी की लिस्ट को कहते हैं एजेंडा। अब एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जिसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में पास किया था। और इसे पास किसने किया था? यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। ये यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएन का एक ऑर्गन है। इसके मेन इश्यूज थे डिजीज, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डैमेज। इन पॉइंट्स को इनमें डिस्कस किया गया था। दोबारा सुनिए, इस लिस्ट के अंदर जो मेन इश्यूज थे जिसे ग्लोबल लेवल पे डिस्कस किया गया था वो थे पॉवर्टी, डिजीज, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डैमेज। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि इसे एजेंडा 21 ही क्यों कहा गया? इसे और कुछ भी कहा जा सकता था, मगर एजेंडा 21 ही क्यों? क्योंकि एक एम रखा गया, एक टारगेट रखा गया कि 21st सेंचुरी तक इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। इट मीन्स किसी भी हालत में ये एजेंडा 21st सेंचुरी में इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। इसमें एक खास बात थी, और वो खास बात थी कि इस एजेंडा को सिर्फ ग्लोबल लेवल पे फॉर्म नहीं किया गया था, इसमें लोकल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट किया गया था। अब लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसे था? इट मीन्स इसमें सिर्फ एजेंडाज जो फॉर्म किए गए थे वो ग्लोबल लेवल पे फॉर्म नहीं किए गए थे, बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स को भी कहा गया था कि आप भी अपने लोकल एजेंडाज बनाइए और उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो आई होप आपको एजेंडा 21 क्लियर हो चुका होगा। एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था जिसे यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इशू किया था। ये यूएन का एक ऑर्गन है। इसे 1992 के रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में इशू किया गया था। इसका एम था जो ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस हैं जैसे कि एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, डिजीज, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंजेस, इनसे लड़ना। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आ चुका होगा। एंड अब हम लोग मिलते हैं इसके लास्ट सेशन में।